सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ पंच में आपको वेलकम कहेंगे। अजीम फतह ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त रब के हुजूर सर बसजूद है। करिया करिया शहर शहर शुक्राने के नवाफिल हैं तो लबों पर पाक फौज के बहादुर जवानों के लिए दुआएं हैं जिन्होंने जान कुर्बान कर दी मगर अर्ज़े वतन पर आंच ना आने दी। आज पाकिस्तान में यौम तशक्कुर है तो भारत में यौम तफक्कुर। आज बातिल एक बार फिर ये मानने पर मजबूर हो गया है कि जज्बा ईमानी के आगे अददी बरतरी की कोई हैसियत नहीं होती। इस अजीम फतह पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के नाम खुसूसी पैगामात में कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी मुसल्लह अफवाज के साथ साथ गैरतमंद और बावकार कौम की फतह। इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं तकारीब भी की गई, उनको वो भी मुनक़िद हुई और पूरी कौम आज जो है वो यौम तशक्कुर भी मना रही है। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। मामलात आज से जुड़ी खबरें ये भी हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे जज्बात जानने की कोशिश करूँगी। हमारे गेस्ट का तारुफ मैं करवा देती हूँ एहतशामुल हक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। दोनों को वेलकम कहेंगे। हारिस साहब, सर मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। आज यौम तशक्कुर को लेकर आपके क्या जज्बात हैं? आज जो यहाँ से जो सेलिब्रेशन हो रही हैं, जो यहाँ से पैगामात गए हैं, हमारी अस्करी और हमारी जो कौमी क़यादत है इस वक्त, वो चाहे सिविल क़यादत हो, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? हमने देखें ये एक वाकई यौम तशक्कुर है और अल्लाह का जितना भी हम खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारी पाकिस्तान को, हमारी मुसल्लह अफवाज को, हमारी आवाम को बहुत बड़ी इज़्ज़त बख्शी है और विक्ट्री दी है। जिस तरीके से हमने अददी हिसाब से कम होते हुए भी हमने इतने बड़े दुश्मन को मुंह की बल गिराया। यकीन करें कि इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुसल्लह अफवाज को इस तरीके से हम सिर्फ 8 से 10 घंटे में घुटनों के बल गिरा देंगे। और इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी दुनिया में जो है ना वो समुंदर की गहराइयों से नीचे बिल्कुल सतह पर जाके बैठा हुआ शिप, और पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पर है। इसके लिए जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें काम है। और ये एक मैसेज ये भी दुनिया में जा रहा है कि पाकिस्तान की पूरी कौम यकजा है, वो एक ही एक डायरेक्शन है और वो ये है कि हमारे मुल्क इस्लाम की बका के लिए पूरी कौम एक है। और लड़ाई हमेशा ये फाइट एज ए नेशन, और ये हमने करके दिखा दिया 65 वार की तरह कि इसमें कोई ना पॉलिटिकल डिफरेंस, ना आवाम और फौज ने मिल के दुश्मन की दांत कटे की और उसको ये पता चल कि आंदा तुम्हें पता चल कि तुमने किस कौम को ललकारा था। और जिस तरह हमने उसको मारा है, यकीन करें इसमें हमारी फौजी की क़यादत खास तौर पर चीफ मिनिस्टर नासिम को मस्ट अप्रिशिएट की उनकी इंस्पायरिंग कमांड, उसके बाद पूरी कौम का उनके ऊपर ट्रस्ट। और अब जो आपने टेला में देखा कि जवानों ने उनको देख के कैसे नारे लगाए, जिससे पता चलता है कि अब ट्रूप्स का अपने कमांडर में कितना ट्रस्ट है। एंड दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग। इंडिया में आपने देखा कि 3 उनके जो फोर्स 3 स्टार फोर्स जिनको सैक कर दिए गए, जो नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर 15-16 कोर पूरे कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदार है, उसके कमांडर को उन्होंने सैक कर दिया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर साहब जिसने कहा कि जी हमारे अभी पायलट फुली ट्रेन नहीं राफेल के ऊपर, इनको मत इस्तेमाल कर, उसको सैक कर दिया। इमेजिन करें जब ऐसे कमांडर्स होंगे और ऐसे ट्रुप्स को कमांड को ट्रस्ट होगा तो वो क्या लड़ेंगे। और ऐसा लीडर नरेंद्र मोदी जिसने अपने इलेक्शन जीतने के लिए 45 सर्विंग सोल्जर को पुलवामा में खुद मरवा दिया, और अभी बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए 27 टूरिस्ट को, अपने इंडियन टूरिस्ट को खुद मरवा दिया, और फिर ना कोई सबूत दिया और पाकिस्तान ट्राई कर दिया। आई थिंक उसके बाद जो इसको जलालत उठानी पड़ी है, जितना इसका मुंह काला मकरूज चेहरा हुआ है, और ये 4 का खंड भारत का टोला जो है मेरे ख्याल में दुनिया में और इंडिया में तो मुंह दिखाई नहीं सकते। मेरे ख्याल में 6 महीने बाद देखेंगे ये पूरी यही इंडिया के अवाम इसे गले में जूते वार पहना के बिल्कुल इसको सीधा गुजरात रेलवे स्टेशन में लेके जाएंगे, जहाँ भी खोखा पहले लगा के चाय बेचता था वहाँ छोड़ेंगे कि तुम्हारा असल काम यही है, यहाँ बैठ जाए। बिल्कुल, हमने एहतशाम साहब बड़े टेंशन का माहौल देखा है, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि पाकिस्तान एज ए नेशन इज़ यूनाइट
जब भी कोई आफत आती है, वो कुदरती आफत हो, हम उसे लड़ने के लिए पूरी कौम खड़ी हो जाती है, यकजुबान हो जाती है। जैसे अभी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हारिस नवाज साहब, उन्होंने भी ये जो पॉइंट है इसको उजागर किया। और वहाँ पर हम देख रहे थे अंदर से ही आवाज़ें उठ रही थी, पैगामात आ रहे थे, बल्कि पंजाबी जो सिख हैं वो हमारे भाई, वो तो कह रहे थे कि इनसे हमें आज़ाद करवाया जाए। उन्होंने तो पूरी तरह से पाकिस्तानी जो फ़ौज है उनका साथ देने की भी उस अज़म का इरादा भी किया था। देखिए, हम ना दयानतदारी की बात तो ये है कि योम तशक्कर मनाएं, योम फ़तह मनाएं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई ये दिन है कि हमें दिल से ये मनाने की ज़रूरत है और मना भी रहे हैं। लेकिन हम ना, मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ और बड़े दिनों से कह रहा हूँ, आज फिर कहूँगा कि देखें, आप और मैं और हारिस साहब बैठ के अपनी तारीफ़ें करते रहें, अपनी अफ़वाज पाकिस्तान की तारीफ़ें करते रहें, हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की बात करते रहें, तो शायद लोग कहेंगे जी अपनी बातें ही कर रहे हैं। देखें, अब दो बड़े आदमियों की बातें जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत आगे चली गई हैं और बड़ी, जिसको कहते हैं कि लान तान हो रही है। शशि थरूर कांग्रेसी लीडर हैं, साबिक वज़ीर भी हैं और UN के अंडर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे हैं। उनका ये कहना आमना कि जी पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ेह बढ़तरी अपनी दिखाई है, देखें उनके पीछे पड़ गए हैं लोग। और दूसरा, करण थापर के साथ जो इंटरव्यू हुआ है वो क्रिस्टीन फेयर, जो आपने देखा सिक्योरिटी स्टडी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने, मेरा ख्याल है उर्दू भी जानती हैं, जब करण थापर ने पूछा कि जी इंडिया क्लेम कर रहा है कि उसकी बड़ी विक्ट्री है, तो उसने कहा बकवास। और फिर उसने सारा बताया कि जी सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान के लिए क्या क्या मसाइल बने। हम ना एक तरफ तो मैं ये कहूँगा कि वी आर हैप्पीली सरप्राइज, इंडियंस आर अनहैप्पीली शॉक्ड, और रूट शॉक है। और तीन बड़े शॉक हैं, मैं उससे बताऊँगा आपको। पहला तो ये है कि पहलगाम का कोई एविडेंस नहीं दे सके, अब सारी दुनिया ने बात मान ली। बिल्कुल। दूसरा, हमने जो अमेरिका से सपोर्ट मांग रहे थे, अमेरिका ने इनकार कर दिया, वो सपोर्ट नहीं दी। तीसरा, अमेरिका ने किया कि जो चलती तेल का काम किया, दोनों मुल्कों को इक्वल कर दिया। अब वो उनको ये भी हो रहा है कि ये क्या कर दिया। चौथा ये कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में भी बातें कर रहे हैं, ना फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया, ना फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारे हक़ में बयान दिया। तो हमने ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि उनके लिए कितनी मुश्किल है। और मुझे जो, जिसको कहना चाहिए, एक बड़ी माज़रत के साथ मैं कहूँगा, मुझे कभी सी खुशी हुई। अब देखें, जयशंकर साहब जो है ना, कितनी बकवास करते हैं और अपने आप को बड़ा डिप्लोमेट कहते हैं। अब हालत यह है कि हिंदू उनके खिलाफ हो गए हैं और स्पेशल व्हीकल मांग लिया उन्होंने कि मुझे सिक्योरिटी का खतरा है, खास गाड़ी में उनको भेजा जा रहा है। बिल्कुल। तो लेसन लर्न तो हमने ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को साबित किया। और दूसरा, सारी दुनिया की ओपिनियन अब किस तरफ हो गया, सफारती महाज, ऑपरेशन महाज, और ये भी समझ में आ गया कि दहशतगर्दी असल में करता कौन है। पाकिस्तान में भारत की जो रियासती दहशतगर्दी है, किसी से वो ढकी छुपी नहीं है। जो अमरीकी अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, वो एतराफ़ कर चुका है इस हवाले से, वो उनका पोल खोल चुका है, कई बार हम रिपोर्ट्स भी देखते रहे हैं। और उसके बाद हम देख रहे थे पिछले ही महीने जो DGISPR ने दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी का इंकशाफ किया था, जिसके घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। और हम माज़ी करीब में भी देख चुके हैं, बेपनाह शवाहिद मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस का जो मामला हुआ, जिस तरह से यहाँ नुकसान पहुँचाया गया, प्रॉक्सीज जो यहाँ पर एक्टिव हैं, इस पर जो वफाकी वज़ीर हैं और MQM के जो रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने बड़ा ही अहम नुक्ता उठाया। मैं चाहूँगी पहले हम वो आपको सुनवा दें। बिल्कुल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की जानिब चलते हैं। हारिस साहब, ये एक जो नुक्ता मैं उनका उठाना चाहूँगी, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि जो अब वक्त आ गया है कि जो हर दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ था, अब वहाँ पर कोई कश्मीर में होता है, उसके तो एविडेंस भी नहीं है, वो उठाकर मलबा हम पर डालते हैं और एक जंग हम पे इम्पोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दहशतगर्दी के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, वक्त आ गया है कि अब जब भी कोई ऐसा वाक़या हो, वो भी एक तो दुनिया के सामने लेके जाया जाए। ऑल्दो हम करते रहे, लेकिन प्रोएक्टिवली हमें इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, ICJ है, उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना होगा, अपना मुकदमा वहाँ पर भरपूर अंदाज में लड़ना होगा, क्योंकि भारत की जो दहशतगर्द की कार्रवाइयों से दुनिया भर जो है वो वाकिफ़ है, उसके शिकार भी है। जी हारिस साहब, देखें, इसमें बात ये आमना कि वी मस्ट नो कि पाकिस्तान को अभी बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स से डिस्कस करना चाहिए। हम अब बड़े स्ट्रॉन्ग टर्म्स से बात कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द विक्टर्स। इंडिया इस वक्त बिल्कुल ज़मीन की तय पे है। हमें जब निगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं तो जो हाई मॉरल ग्राउंड पर होता है वो अपनी बात मनवाता है। हमें बड़ी क्लियर बात करनी है कि आइंदा अगर कभी बलूचिस्तान में BLA BLF को इंडिया ने सपोर्ट किया और वहाँ पर कोई भी धमाका होगा, एंड वी हैव अ प्रूफ, देन वी आर गोइंग टू रिएक्ट वेरी वायलेंट। अगर अफगानिस्तान से TTP को
या पाकिस्तान जो ये खुरासान ग्रुप ISIS इसको सपोर्ट किया और कोई KPK में कोई आपने हमारे प्रूफ आ गया तो वी आर गोइंग टू रिएक्ट वेरी वायलेंटली। अगर आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और विदाउट प्रूफ किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के पाकिस्तान ब्लाइन किया तो हम अब आपने तो सिर्फ फॉल्स फ्लैग करके झूठा इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस किया और हमारे इनोसेंट सिविलियन को शहीद किया। और उस पर फिर उनका बयान आप देखें, उनकी जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें तो लगा था कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा इन दहशतगर्दियों के खिलाफ कार्रवाई में, और इन्हें तो हमारे साथ ही जंग करना शुरू कर दी। आप उनकी जहनी हालत का ज़रा अंदाज़ा लगाइए। इसका जहनी दिमाग तबादला खो बैठा। देखें इसके सर पे जो मिसाइल गिरे ना 10 तारीख को, आप यकीन करें इनका सिस्टम ऑफ जो था ना फंक्शनिंग ये डिफेंस का और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ये पैरालिसिस हो गया था। ये ट्रम्प को कहते हैं कि ये पता नहीं पाकिस्तान ने कौन से मिसाइल की बारिश कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है, बचाओ हमें। तो ये मुझे बताएं ये क्या लड़ेंगे ना इनके। देखिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास, फौज के पास ट्रेनिंग, एफिशिएंसी, उसके बाद हमारी प्रोफेशनलिज्म, उसके बाद हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस, फिर हमारे पास जज्बा ईमानी, देन जज्बा शहादत, दे आर ऑल फोर्स मल्टीप्लायर्स। इनके पास क्या है? ना ट्रेनिंग, ना जज्बा, ना अपनी कमांड पे ट्रस्ट। तो इन्होंने क्या लड़ाई करनी? सिर्फ कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद कर सकते, दैट्स एंड ऑफ इट। इसीलिए ये बुरा हाल हुआ और दुनिया में तो अच्छा हुआ कि दुनिया में इनका मुंह काला हुआ, दुनिया को पता चल गया अमेरिका इंडिया की असलियत क्या है। एंड व्हाट इज पाकिस्तान आसमान पे चला गया है। पाकिस्तान की ये जो 6 जहाज गिराए हैं, ये जैसे MM आलम की ने जब 1-1.5 मिनट में जहाज गिराए थे 5 जहाज, तो वो अब दुनिया की एयर अकेडमी में पढ़ाए जाते हैं। लाइकवाइज ये भी बताया जाएगा कैसे राफेल्स को और दूसरे 3 जहाज कैसे गिराए हैं और उसमें क्या हिकमत थी, कितनी एफिशिएंसी थी, उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। और इंडिया के ऊपर तो मेरे ख्याल में यकीन करें कि अब ना तो इनको कोई अपने वेपन एमुनिशन देगा अपनी बदनामी कराने के लिए, और ना ये बात कर सकते। और पाकिस्तान को इमीडिएटली जहां कंफर्म हो कि इन्होंने जाफर एक्सप्रेस जैसा कोई इंसिडेंट किया है, वी मस्ट गो एंड हिट दैट टारगेट इन इंडिया। दैट इज आवर लैंग्वेज अंडरस्टैंड। और इन्होंने अब लैंग्वेज का पता चल गया, इन्होंने समझा कि जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ली, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके हमारे सिविलियन शहीद कर दिया, 24 ड्रोन फेंक दिए, फिर हम खामोश हैं। रात को जब मिसाइल फाड़ने शुरू किए जब TGI पे ने कहा ओके नाउ वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, और उन्होंने क्लियर कहा था कि एक आप स्टार्ट करोगे वी विल एंड इट। बिल्कुल 8-10 घंटे में हमने एंड किया और ऐसा किया इनकी नस्लें याद रखेंगी। ये लैंग्वेज ही अखंड भारत की जो है ना हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, ये समझ इनके साथ में डंडा मारोगे तो राम राम करेंगे, अदरवाइज ये चढ़ाई करते रहेंगे। सो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट आइंदा के लिए। जब पाकिस्तान टेररिज्म हो इमीडिएटली इनकी सख्ती से अमल करें और दुनिया को भी बता देना चाहिए कि दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव नाउ। एहतशाम साहब, इस बार हम जाएंगे ICJ के पास अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में लेकर, क्योंकि अब देख रहे हैं कि भारत से जो बयानात आ रहे हैं कि UN जो है वो सर्वेलेंस करे हमारे जो एटॉमिक जो एसेट्स हैं और इस प्रोग्राम के हवाले से, तो ये उस जानिब से इस तरह के बयानात दागे जा रहे हैं। दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है, दुनिया उससे वाकिफ़ है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम डायलॉग्स करते भी हैं, सीज़ फायर को आगे लेकर चलते हैं, तो वो डायलॉग्स होंगे टेररिज्म पे या फिर कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर पर। ये कौन सी दुनिया में बैठे हुए कौन सी दहशतगर्दी की बात करें जो वो पाकिस्तान में करवा रहे हैं या दुनिया भर में करवा रहे हैं? हमने देखे ये जो जंग हुई है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है और आप भी चाहेंगे, मैं भी, हारिस साहब भी, कि जंग नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब आप पे थोप दी जाए तो फिर आपको भरपूर जवाब देना पड़ता है। इन्हीं जंग को सामने रखते हुए बहुत सारी चीज़ें अब नई सामने आई, न्यू नॉर्मल बनेंगी। एक जो मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल ने जो बात की, बड़ी दिल की, मेरे की बात की, आपकी सब की बात की है कि देखें दहशतगर्दी आमना ये परपेचुअल एग्नी हमारे साथ बनी है। 2024 के फिगर देख लें, 1600 लोगों की शहादतें हुई हैं और 2025 का फिगर और आगे जा रहा है। और 20 साल की अफगान लड़ाई में तो आपने देखा कि 2009 में 11,000 पाकिस्तानियों की शहादतें हुई थी। ये तो 2009 में स्वात ऑपरेशन जनरल कियानी ने करवाया था, तो भरपूर उनको मार पड़ी थी और बड़ी हद तक मामला रुक गया था। देखिए हमने जो परेशानी की बात है ना, वो इस वक्त ये है, वो हिंदुस्तानी एक्सपर्ट जो दिफा के थे, इंजीनियर थे, जिनको अमेरिका के जाने के बाद 2021 में वापस भेज दिया गया था, आज वो हिंदुस्तान में वापस आ गए, अपना अफ़गानिस्तान में वापस आ गए। और वो वही कि जी जो रुके प्रोजेक्ट थे उनको मुकम्मल करने के नाम पे माज़रत के साथ अफ़गान तालिबान उनके साथ मिल के
NDS जो भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पाकिस्तान में धमाके करा रही है। और आपने देखा ये जो 70 लोगों को मारा गया एक रात में, वो आई ओपनर है। ये BLA हो, आप TTP हो, ISIS खुरासान हो, तो हमारे लिए तो अब ये है कि जिस तरीके से ना सिर्फ हमें इनको टैकल करना है, बल्कि अच्छी बात है कि सारे तनाज़र में ये उलट पड़ गई। हिंदुस्तान जो दहशत गर्दी करके हम पे इल्ज़ाम लगाता था, अब सारी दुनिया उनसे सवाल कर रही है, उनसे मांग रही है सबूत। लोगों ने आज की बात नहीं, पुरानी कहानियाँ भी, वो 2000 से सिलसिला शुरू हो गया जब क्लिंटन ने आना था और 36पुरा का वाक़या, और फिर आपकी मशहूर किताब उनकी और ब्राइट की, जिसमें वो कहती हैं माइटी ऑफ द ऑल माइटी, कि हमारी इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि हिंदुस्तान ने खुद करवाया है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही हैं कि हिंदुस्तान की आज जो साख बुरे तरीके से ख़राब हुई है कि जी हर वक्त दहशत गर्दी खुद करानी और पाकिस्तान का नाम दे देना, अब लोग इसको नहीं मान रहे। दूसरी बात आमना जो अच्छी हो गई ना हमारे वाले से, कि अब जिस तरह कश्मीर का इशू, ये खुद शशि तरूर कह रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से ये इंटरनेशनलाइज हो गया इशू कश्मीर। तो मैंने देखा हमने तो हमारे गेंद ही गेंद हैं, उनके लॉसेज ही लॉसेज हर तरफ। अब देखने वाली बात है मुस्तफ़ा कमाल की अगर बात को देखें, मेरा ख्याल है हमना आपको याद होगा 2020 में जब जनरल बाजवा ने नई सिक्योरिटी पॉलिसी दी थी, तो उन्होंने कह दिया था पहली मरतबा 70 सालों में कि जी अब हिंदुस्तान पहला नहीं, हमारा पहला मसला जो है ना वो इंटरनल है, यानी दहशत गर्दी है। हमें दहशत गर्दी की तरफ फोकस करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फोकस है, जिस तरह ISPR और फॉरेन ऑफिस मिल के कर रहे हैं। अमेरिका का आज का भी बयान देख लें, सदर ट्रंप के भी बयान उठा के देख लें जी, दोनों ममालिक बैठे और आपस में मसले का हल निकालें, मसला हल करें। जबकि हम दूसरी जानिब से देख रहे हैं इस तरह से प्रोवोकेटिव किस्म के वहाँ पर जो डिमांड्स आ रही हैं या वहाँ से जो बातें आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं, वही कि UN जो है वो सर्विलेंस करे पाकिस्तान के एटॉमिक जो वेपन्स हैं उनका, और इस जानिब से भी उसका खैर जवाब ठीक ठाक दे दिया गया है। लेकिन इन चीज़ों के साथ क्या दोनों ममालिक बायलैटरल डायलॉग्स कर सकते हैं? आज इसाकडार साहब भी कह रहे हैं कॉम्पोजिट डायलॉग्स पे हम चाह रहे हैं, दुनिया को भी बताना चाहते हैं। आपको लगता है कि डायलॉग्स हो सकते हैं मुमकिन दो ममालिक के बायलैटरल? देखें, बात ये आमना कि इस वक्त कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हाईलाइट हो गए, जो हम हमेशा कहते हैं। तो द वर्ल्ड वांट कि ये बैठ के इसका हल निकालें एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है कि जी इनको हक़ खुदरा दिया जाए। सेकंड ये कि इस वक्त जो इंडिया शोर मचा रहा है ना, उसने उसका क्या करें मुझे बताएं। जब जंग हार गया, जूते पड़ गए, मुंह काला हो गया, ठीक है, दुनिया में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे, आज 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद जाके अमेरिका की मुद्दे करेंगे, मैं खुदा के लिए बचाओ, अपने अवाम को क्या बताएं? ये जो हमने मार खा ली, जूते पड़ गए। तो उन्होंने यही कहना, हम मुज़ाकरात करेंगे तो दहशतगर्दी पे या POK पे करेंगे, या हम फलां की बात नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यही करेंगे। पाकिस्तान हैज़ टू वेरी क्लियर बायलैटरल टॉक, यस। अच्छा, माजत के साथ हारिस साहब एक चीज़ बताइएगा। हारिस साहब, मेरे जहन में एक बार बात आती, डेफिनेटली आपके जहन में भी आती होगी। देखिए, ये ठीक है, शिमला एकॉर्ड में गलती हुई, रॉन्गली राइटली, विटिंगली अनविटिंगली हमने लिख के दे दिया कि जी कश्मीर पे बात बायलैटरली होगी, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी। सवाल ये है कि हिंदुस्तान वहाँ से भी भागता है, भाई खुद बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लें, यूप अपना मुशर्रफ के ज़माने में 8 कॉम्पोजिट डायलॉग के सेशन हुए, कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद खारजा सेक्रेटरी के फिर 10 राउंड हुए, फिर कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान का, मेरा कहने का मतलब बुनियादी तौर पे हारिस साहब के इतना वीक है उनका नुक्ता कश्मीर पे। उनको पता है कि इनके साथ हम बैठेंगे तो सवालात उठेंगे, बैठते नहीं हैं, दहशतगर्दी का नाम लेते हैं। जब हम कहते हैं सालसी कोई करवाए, आर्बिट्रेशन हो जाए, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। बात ये है ना, एक बात ये है, पाकिस्तान को चाहिए कि शिमला मुआहदे को सस्पेंड करे, जैसे इंडिया ने वाटर ट्रीटी को किया, और हम कहें यूनाइटेड नेशन के जो एक चार्टर्ड है उसके हिसाब से हम चलेंगे कि उनका खुद हक़ खुदरा दे दे, एंड दैट्स इट, और बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। और उसमें दुनिया ने रियलाइज कर लिया, दुनिया इंडिया को मजबूर करेगी तो बैठो, बायलैटरल टॉक करो, और उसमें वाटर ये टेररिज्म की बात होगी, कश्मीर पे बात होगी, जो पाकिस्तान में टेररिज्म होता है उस पर बात होगी, फॉल फ्लैग ऑपरेशन में जो हमें फंसाता है उस पर बात होगी। ये सारी चीज़ें खुल के बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान शुड से कि अगर आप फॉल फ्लैग के हमारे पर अटैक कर सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो अगर हम प्रूफ ले लेते हैं, वी विल गो एंड सॉर्ट योर, विल टेक हेल आउट ऑफ यू, वी नो अभी लिहाज है ना, फिर है ना, अब तुमने रास्ता खोल दिया,
और रास्ता दिखा हमने दिया, तो बहुत हम ही रास्ते शरफ को के follow ज़माने में 70 साल का स्टैंड अपना छोड़ के हमने कंसीड किया था कि जी वो कहते थे नहीं ट्रेड पे पहले बात होगी, कश्मीर पे नहीं होगी। हम कहते थे कश्मीर पे होगी। मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमने कंसीड कर दिया कि चलें ट्रेड करते हैं। अब हमारी प्रायोरिटीज हमने सेट कर दी है, उसके बाद कश्मीर पे भी नहीं आ रहे। जी बिल्कुल बाबर करवा दिया। हारिस साहब क्विकली। जी जी सर। नहीं तो इसलिए अभी हमें कहना चाहिए कश्मीर, क्योंकि हम अगर ट्रेड बात करें कश्मीर ने, इसका मतलब कि हमने 370-35A को एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया का कंट्रोल उसको सेट कर लिया, तो वी हैव टू से वी विल टॉक फर्स्ट कश्मीर देन ट्रेड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस वी विल टॉक टेररिज्म के, तुम जो टेररिज्म करते हो हम उसकी बात करेंगे। अब तुम्हारे प्रूफ है तो बता दो। वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमारे 1 लाख लोग शहीद हुए हैं, हम $150 अरब का नुकसान किया है। इस वक्त हम दुनिया की ग्लोबल टेररिज्म हम फाइट कर रहे हैं, फ्रंट पे लड़ रहे हैं दुनिया को रोकने, टेररिज्म को रोकने के लिए। तो तुम बात क्या करते हो? तुम तो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हो। इस पे वी वेरी वेरी क्लियर एंड आई थिंक आवर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि हमने इस वक्त खुल के बात करनी है। हमने इनको मारा है, मरे हुए को आप मौका नहीं देते वो बात करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव अपना तज्जिया पेश किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। न्यू गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान इंडिया को लेकर मजीद भी अपडेट्स हमारे पास है, उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम बात भी कर रहे थे कि जो हमारा हरीफ है बड़ा ही कम ज़र्फ़ है, अपनी शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए हम देख रहे हैं कि किसी भी हद तक जा सकता है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने UN से पाकिस्तान की जोहरी असासों की निगरानी का मुतालबा किया, जिसे करारा जवाब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दिया है कि पाकिस्तान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इसके बरक्स भारत में मौजूद जोहरी मवाद की ब्लैक मार्केट पर पाकिस्तान आलमी बरादरी की तरफ से तहकीकात चाहता है, प्रोब का कहा जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि भारत की जोहरी मवाद की गैर कानूनी तरसील दुनिया के लिए भी ख़तरे की घंटी है। अब इस पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा और इस तरह की दरख्वास्तों को क्या UN जैसे प्लेटफॉर्म में एंटरटेन किया जाता है? इस पर एक लीगल राय भी ले लेते हैं। हमें हमाद रुहेला ने भी ज्वाइन कर लिया है, तज्जियाकार एंड लीगल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच। आपके पास आऊँगी हमाद। ये पहलगाम को विदाउट एविडेंस हम देख रहे थे, इस ट्रेजेडी को एक बेस बनाकर पाकिस्तान पर हमला आवर होता है भारत, और फुल फ्लेज हमने देखा कि उन्होंने जंग इम्पोज करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर UN में अब ये कहा जा रहा है, उनसे ये डिमांड की जा रही है कि जी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो लॉज हैं उसको देखते हुए उनको ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनकी सर्विलेंस की जाए। क्या इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन दरख्वास्तों को एंटरटेन करेंगे विदाउट एनी एविडेंस, और इंटरनेशनल लॉज इस पर क्या कहते हैं? जी हम देख चुके हैं, दुनिया भी देख चुकी है कि इस वक्त अगर किसी की सरपरस्ती की जरूरत है, इस वक्त दुनिया को अगर किसी की निगरानी की जरूरत है, इस वक्त दुनिया के अमन को अगर किसी से खतरा है तो वो पाकिस्तान नहीं है। दुनिया के अमन को अगर किसी से खतरा है तो वो भारत है, भारत के अपने इक़दाम हैं। कहने को तो भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साइन कर चुका है, लेकिन कोई बईद नहीं कि वो उसको भी पत्थर पुश डाल दे। जैसे हमने देखा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो कर रहा है, जिनीवा कन्वेंशन के साथ जो कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के साथ उसने जो किया है, तो इस कॉन्डक्ट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद वो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी पीछे छोड़ दे, और इसकी वजह से दुनिया को भारत की जोहरी तस्दीबात की निगरानी करनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं करने की जरूरत होगी। और ये भारत के लिए बड़ा आसान होगा। अगर उन्होंने कोई ऐसा यूज कर भी लिया तो वो एंड में कह देंगे कि एक्सीडेंटल यूज था। इनकी हिस्ट्री रही है कि मिसाइल वहां से आ जाता है, चल जाता है, और बाद में कहते हैं कि जी हमें नहीं पता चला, गलती से आ गया है। इसकी बरक्स अगर आप पाकिस्तान का रवैया देखें, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का रवैया देखें, तो इन पूरे दिनों में, इस पूरे वाक्य में, इस पूरे एपिसोड में इन्होंने इंतहाई कंट्रोल और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। आज भी हम जो यौम तशक्कुर बना रहे हैं, ये इसी दानिशमंदी को बना रहे हैं, देखते हुए मना रहे हैं कि जिसकी सूरत में हमें बनियानो महसूस मिला था, और उसकी वजह से हमने इस नफरत को और इस तशद्दुद से अपने मुल्क को का दिफा किया। ना सिर्फ अपने मुल्क का दिफा किया बल्कि दुनिया को भी इस बड़े खतरे से हमने बचाया है, दिफा किया है। और कोई भी मुल्क पाकिस्तान के बारे में ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के जो एक्शन थे वो आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी थी, बल्कि टू द कॉन्ट्री सब इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितने भी एक्शन लिए हैं वो अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए लिए हैं। पाकिस्तान की जितनी भी स्ट्राइक्स थी, बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी,
कैलिब्रेटेड थी, कंट्रोल्ड थी और प्रोपोर्शनल थी। टारगेटेड एक्शन लिया गया है। इसका सबूत ये है कि अभी तक कोई भी खबर ऐसी नहीं आई कि पाकिस्तान अफवाज की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से किसी शहरी आबादी को वहां निशाना बनाया गया हो। तो ये इस बात का वो बोलता सबूत है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो जिनेवा कन्वेंशन की भी पाबंदी करती है, जो वॉर एथिक्स की भी पाबंदी करती है। इसके बरक्स अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का देखें तो वो हमें जब से ये हुकूमत ने मोदी साहब की वहां आई है, वो हमें प्रोवोक करते आते हैं किसी ना किसी तरीके से। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोपेगेंडा किया, फिर उन्होंने शौक पूरा किया एयर स्ट्राइक का। इस बार हमें ऐसी बंद गली में ले आए जहां पर हमें रेड लाइन इस्टेब्लिश करनी पड़ी। हमें उनको बताना पड़ा कि अगर आप एग्रेशन करेंगे तो इंस्टेंट और प्रोपोर्शनल रिएक्शन आएगा। हमने इस रिएक्शन में भी नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी को सामने रखा है। सिर्फ और सिर्फ जो भी टारगेट किए गए, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के लिए गए, जबकि इसके बरक्स प्रोवोकेशन यहां पर भी नहीं रुकी। सीज फायर की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से की गई, जिसको हमने माना, तो फिर भी हमें मजीद प्रोवोक करने के लिए सीज फायर को वायलेट किया गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, वहां से हमारे खिलाफ हमला किया गया। और इन सब बातों के मौजूद होते हुए भी उधर से एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि कोई बैरूनी हाथ है शायद पाकिस्तान की तरफ से जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। वहां के अपने लोग भी जो बातों को समझते हैं, कवानीन को समझते हैं, हालात को समझते हैं, वो बता रहे हैं भारत को कि भारत की अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं जो उसके लिए मसले का बाइस बनेगी। आर्टिकल 370 सरे फहरिस्त है, उसमें वो अपने आइन की भी खिलाफ वर्जी करता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की भी खिलाफ वर्जी करता है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएपीए जैसे लॉज हैं जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। कश्मीर में आप देखिए तो वो कश्मीरियों को टेररिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एक लंबे अरसे तक हमने वहां देखा कर्फ्यू लगा रहा है, प्रैक्टिकली कश्मीर को दुनिया और अभी जो सिचुएशन हुई इसके बाद 2000 से ज्यादा ऐसे कश्मीरी हैं जिनको इन्होंने डिटेन किया, वहां पे मैसिव क्रैकडाउन हुआ। और ये जी बिल्कुल, और ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ये तस्तुबाना रवैया सिर्फ अब हुकूमत तक महदूद नहीं रहा, अब वहां की अवाम में भी हमें ये तासुब नजर आता है। आपके सामने से वो वाकया गुजरा होगा, कराची बेकरी एक वहां पर एक बिजनेस है जिसको वैंडलाइज किया गया है। वहां हमारे यहाँ बीसीओ ही ऐसे बॉम्बे बेकरी है, यहाँ पर सब अमन और सुकून से सब अपने जो बिजनेस है वो ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मामला बिल्कुल नॉर्मल, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। बिलावल साहब की तरफ से जो बयान आया, मैं उसके ऊपर भी बात करता चलूं। उनके बयान को मैं हकीकत के करीब तर समझता हूं, अपने आप को भी मैं उनके बयान से ज्यादा मुत्तफिक पाता हूं। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से भारत के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं, किरचियां हुई हैं, जैसे वो जिस ख्वाब को लेकर पाकिस्तान में आए थे जो कि उनके पूरा नहीं हो पाया और उनको वापस जाना पड़ा है, तो वो किरचियां उनको सोने नहीं देंगी। वो लाजमी तौर पर हो सकता है फौरन नहीं तो कभी ना कभी जरूर बहुत जल्द आने वाले मुस्तकबिल में वो कोई ना कोई ऐसा फैसला ये बड़ा करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन लेंगे। इत्तेशाम साहब, आप मुस्तकबिल करीब में दोबारा आखिरी बात मैं कर दूं जी क्विकली। जी हाँ जी, आखिरी बात, आप माजी में भी देखिए तो 65 में जब उनको मुंह की खानी पड़ी थी तो 6 साल के अंदर हमारे ऊपर एक और जंग मुसल्लत कर दी गई थी। अभी भी ऐसा ही लगता है, हमें वही 6 साल बाद ही दोबारा आप देखा 2019 के बाद। इत्तेशाम साहब, आप नियर फ्यूचर में कुछ ऐसे मामला दोबारा एग्रेशन देख रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारे पॉइंट रेज किया, ये हम अपने प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी जानिब से बारहा एक उनकी इंट्यूशन या उनकी एक फीलिंग है कि जो हमारा हमसाया है, जो हमारा हरीफ है, हमारा जो दुश्मन है, वो दोबारा हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा। वो चैन से सोएगा नहीं, क्योंकि उनका जो मनफी तर्ज अमल है, जो वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, जो वहाँ पर इस वक्त एग्रेशन पाया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक जानिब ये कॉम्पोजिट डायलॉग की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है इंडिया के जो प्रोवोकेटिव इक़दामात हैं, जैसे कि आज यही IAEA ने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन आप इन मामलों को देखते हुए कब तक देख रहे हैं कि कोई एग्रेशन कर सकता है? आपकी फीलिंग क्या है इस पर? आमना, आपने जो अभी जिक्र किया था ना कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान जो है बड़ा कमज़र्फ है, बिल्कुल आपने नंबर 1 बात की थी। ना सिर्फ कमज़र्फ है, इतना छोटा, इतने पैटी सोच के लोग हैं। अभी राजनाथ साहब को भी देख लें, हर चीज़ की प्रोवोकेशन होती है। आप इतने पुराने बूढ़े लीडर हैं, मतलब कोई आप बताएं कि किसी ने पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में या हमारी जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, कभी किसी ने आवाज़ उठाई है? देखें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक मुद्दत से आमना रेगुलरली जो एक अपनी जारी करता है, वो बड़ी क्रेडिबल वो कहता है पाकिस्तान का सिस्टम है, बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से चल रहा है। किसी ने नहीं कहा, अमरीकियों ने भी नहीं कहा। अमरीकियों ने एक आध दफ़ा ये बात ज़रूर कही थी कि जी पाकिस्तान, वो जब दहशतगर्दी बड़े रूज पे थी, वो कहा जा रहा था जी, कुछ लोगों ने कहा कि जी इस्लामाबाद के परली तरफ पहाड़ों के पीछे तालिबान रह गए हैं।
उस वक्त एक बयान आया था कि जी ये न्यूक्लियर हथियार तालिबान के या दहशत गर्दों के हाथ ना लग जाएं, लेकिन बाद में फिर उन्होंने सॉरी करके इसको वापस दिया कि ये जो इतना इफेक्टिव सिस्टम आर्म फोर्सेस इसको चलाती है, पूरी सिविलियन अथॉरिटी साथ खड़ी होती है, कभी इस तरह का वाक़या हुआ नहीं। हिंदुस्तान के साथ तो इस तरह के वाक़यात हो भी हैं, लोग कह रहे हैं, जिस तरह आपने देखा उनके एटॉमिक पार्ट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है, चीज़ें स्मगल हुई, लोगों ने पैसा बनाया, उस तरह वो नहीं आते। तो अब सवाल जो है ना, इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, हम ना यही बात लोग फ़ोन वॉन कर रहे हैं कि इस वक्त तो आपने देखा कि मार खाई हुई है, चुप बैठे हुए हैं, मोदी साहब कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, नाराज़ ना हो, परेशान ना है, ये आखिरी जंग नहीं है। तो वो किसी वक्त भी ये बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरीके से बार बार एक चीज़ आती है सामने, उनके अपने लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशनल सुपरियॉरिटी दिखाई है, और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जो कहा जाता है, देखिए हमने एक ज़माने में था जब डॉग फाइट होती थी, पिछले जब एवम आलम ने 5 जहाज़ गिराए थे, अब इसकी जिसको कहते हैं इसकी शक्ल ही बदल गई है। अभी ये डॉग फाइट हुई, देखे 5 स्क्वाड्रन उनके 70 जहाज़ उड़े, वो अपनी टेरिटरी में रहे, हमारे 2 स्क्वाड्रन तकरीबन 35-40 जहाज़ अपनी टेरिटरी में रहे। अब तो लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं डिफेंस के कि जी किस तरीक़ा से पाकिस्तान का इतना इफेक्टिव सिस्टम ज़बरदस्त था कि यहाँ से बैठे हुए अपनी टेरिटरी से भागते हुए जहाज़ों को उन्होंने मार गिराया। तो लोग तो ये बात कर रहे हैं, तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी के साथ आमना वो कोई आपने वो कहते हैं कि कोई और कंपेन या मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच इत्तेशाम साहब। हमाद रुहेला साहब हमारे साथ मौजूद थे तज्जियात पेश करने। नाज़रीन, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती महाज पर नई हलचल पैदा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान पर 25% तक का टैरिफ आयद किया, जिसने पाकिस्तानी बरामदात की रफ्तार को सख्त मुतासर किया। ज़राए के मुताबिक अब पाकिस्तान ने अमेरिका को मुंतखब आइटम्स पर ज़ीरो टैरिफ तिजारती मुआहदे की पेशकश की है। पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है कि दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के तिजारती शोबों पर ज़ीरो टैरिफ के तहत 2 तरफ़ा मुआहदा करें ताकि 2 तरफ़ा तिजारत को वसअत दी जा सके। अब ये अहम पेशरफ एक ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर में सालसी का किरदार अदा किया। क्या पाकिस्तान की ये तजवीज़ अमरीकी सदर की तिजारत बढ़ाने में के जवाब में है, और अगर ये तजवीज़ मान ली जाती है तो फिर मईशत पर इसके असरात किस हद तक होंगे? इकॉनमी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चौधरी अकमल साहब। थैंक यू सो मच अकमल साहब, आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से देख रहे हैं? कि राइट नाउ जो ट्रेड डेफिसिट है मार्च के महीने का अमेरिका का, दैट इज अ रिकॉर्ड हाई। इट इज 140.5 बिलियन यूएस डॉलर, और 140.5 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब ये है कि पाकिस्तान का तकरीबन जो है ना वो 40% अगर आप समझें तो एनुअल जीडीपी जो होता है ये उसके बराबर है अमेरिका का सिर्फ एक महीने का तिजारती खसारा। 419 बिलियन डॉलर की जो है वो उनकी इंपोर्ट्स हैं, इतना पाकिस्तान का टोटल जीडीपी नहीं है, और 278.5 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये वो वाजे जो है वो अलार्मिंग बात है जिसकी वजह से ट्रंप वो सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ आयद कर रहे हैं ताकि उसका ये जो ट्रेड बैलेंस आउट हुआ है वो किसी भी तरीके से फेवरेबल हो जाए। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का भी जो अमेरिका के साथ ट्रेड है वो सरप्लस में है, यानी पाकिस्तान जो है वो उसमें फायदे में है। पाकिस्तान अमेरिका को ज्यादा चीजें भेज रहा होता है और उनसे कम मंगवा रहा होता है। अगर मैं उसको फिगर्स को मैं बयान करूं तो इंपोर्ट्स पाकिस्तान की जो अमेरिका से हैं दैट आर 2.1 बिलियन डॉलर, और जो एक्सपोर्ट्स हैं 2024 की दैट दीज आर 5.2 बिलियन डॉलर। तो 3.6 बिलियन डॉलर का तकरीबन हमारे पास सरप्लस है। अब इसी वजह से जो है वो हमारे ऊपर भी टैरिफ आयद हो गया। अब हम चूंकि नेट तो हम भी ट्रेड डेफिसिट में ही है ना, हमारा भी जो है वो तकरीबन इस वक्त तक का जो आज मेरे पास मार्च तक के जो फिगर्स हैं उसमें हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 18 बिलियन डॉलर के करीब हो चुका है। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हमने जो खसारा करना है वो बजाय इसके कि हम किसी ऐसे मुल्क से करें जिससे हम ऑलरेडी खसारे में हैं, तो उससे बेहतर यह कि हम अमेरिका से ट्रेड अपनी बढ़ा लेते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट्स बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक तो कट ना लगे बल्कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने का जो है वो हमें मौका मिले। अब उसमें सबसे जो पहले बात आती है वो आती है कॉटन की, रॉ कॉटन की। हमारे यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो इस मरतबा 50% से भी ज़्यादा कम हुई है, यानी हमें रॉ कॉटन की अशद ज़रूरत है जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स यानी टेक्सटाइल का एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो हमें वहाँ से कॉटन
बनवाने में जो है ना वो बहुत फायदा, तकरीबन $1 बिलियन तक की जो है ना वो हम एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन। उसके बाद क्रूड ऑयल जो है वो हम $17.8 बिलियन का जो है वो इम्पोर्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से। तो अगर हम ये भी वहाँ पे अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर दें तो उससे भी हमें वाज़े तौर के ऊपर एक्सपोर्ट में और इसके साथ ट्रेड बैलेंस को सेट ऑफ करने में मदद हासिल होगी। इसके अलावा अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोयाबीन है, पहले तो उसके ऊपर GMB सोयाबीन के ऊपर पाबंदी थी, अब मार्च में जो है ना वो हटा दिया पाबंदी। तो सोयाबीन प्रोटीन जो है वो ज़ाहिर है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में या डेयरी प्रोडक्ट्स में, हमारी एग्रीकल्चर में सोयाबीन का बहुत यूज़ है, तो उस प्रोडक्ट को भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उनके पास, तो दैट इज टेक्सटाइल अपैरल प्रोडक्ट्स हैं, राइस है, फ्रूट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, तो इसको हम ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ा के बायलैटरल ट्रेड पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ा सकते हैं, जिससे अगर हमारा ट्रेड जो सरप्लस है वो थोड़ा सा कम भी होता है, लेकिन अगर ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा और आपको आपकी एंटिसिपेशन है कि आने वाले वक्तों में बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, अब जो आपने झुकाव की बात की ना उसके ऊपर मैं आता हूं, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है कि जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव, एक तो अमेरिका की जो पॉलिसी है ना वो ट्रेड से रिलेटेड है। अच्छा, ट्रेड में पाकिस्तान को जो है ना सबसे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट कर रही है, जिससे देखकर आप ये समझें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बड़ा वो हो रहे हैं एक्साइटेड, तो दैट इज माइंस एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान में और KP में जो गोल्ड और कॉपर के जखायर तो थे ही थे, लेकिन अब ये जो लिथियम की जो प्रोडक्ट है जो बैटरीज में इस्तेमाल होती है, और लिथियम का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है, चाहे वो आप सोलर एनर्जी की सूरत में देखें या अगर गाड़ियों जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उनमें हो, तो उसमें लिथियम का जो है वो बड़ा रोल है। तो लिथियम का इस्तेमाल चूंकि बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में लिथियम की जो है ना बहुत ज्यादा जखायर है, मैसिवली सपोर्ट आ रही है दुनिया भर से, और पाकिस्तान के जो इकदाम है उनको सराहा भी जा रहा है। थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूदगी पेश करने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।